ये गुप्ता एंड गुप्ता जो कि सिविल इंजीनियरिंग का एक ऑब्जेक्टिव बुक है, उसी का चैप्टर है। अप्लाइड मैकेनिक्स या ग्राफिक स्टैटिक्स या कह सकते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स या अप्लाइड मैकेनिक्स, जो भी इसको बोल सकते हैं, या सिर्फ मैकेनिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग 1 से लेकर के 10 तक का जो चैप्टर है गुप्ता एंड गुप्ता का, इस बुक का हम लोग सॉल्व कर चुके हैं पूरा का पूरा। इस पार्ट में हम लोग देखेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और इसको सीक्वेंस बना रहे हैं। गुप्ता एंड गुप्ता का पूरा जो सीक्वेंस बना रहे हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है हर एक एग्जाम के लिए, इसलिए हम लोग इसको सोल्यूशन कर रहे हैं। सोल्यूशन करते हुए इसका डिटेल्स देख रहे हैं और ट्रिक के माध्यम से भी इसको याद करने का कोशिश कर रहे हैं ताकि लॉन्ग टाइम तक याद रह सके। तो इस पार्ट में हम लोग देखते हैं, इस पार्ट में इस चैप्टर में हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करने का कोशिश कर रहे हैं। इस पार्ट का सबसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। लास्ट पार्ट में हम लोग देखे थे, इसमें हम लोग देखे थे 150 से लेकर के 200 तक के क्वेश्चन को। इस पार्ट में इससे आगे का सॉल्व करेंगे। फिर हम लोग का ये 4 पार्ट पहले अपलोड कर चुके हैं। दैट मीन्स फर्स्ट में हम लोग क्या किए थे, फर्स्ट से लेकर के 50 तक के। सेकंड में हम लोग किए थे 51 से लेकर के 100 तक के। थर्ड में हम लोग क्या किए 101 से लेकर के 150 तक के। और फोर्थ में हम लोग किए हैं 200 तक के क्वेश्चन को। मीन्स कहने का मतलब ये है कि हर पार्ट में हम लोग 50 या 51 क्वेश्चन, 50 या 51 क्वेश्चन को अपलोड कर रहे हैं। इस पार्ट में हम लोग 201 से आगे का जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करने का कोशिश कर रहे हैं। गुप्ता एंड गुप्ता से ही क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन अगर देखते हैं तो क्या बोल रहा था, द कंबाइंड मोशन फॉर रोटेशन एंड ट्रांसलेशन में बी एज्यूम टू मोशन अब प्योर रोटेशन में है। तो उस कंबाइंड चेंजिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं, तो उस एक्सेलरेशन को हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलते हैं। इस पॉइंट को इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलते हैं। अगर ये रोटेशन और ये मेरा रोटेशन भी कर रहा है और ट्रांसलेशन भी है, इस रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों है, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस सेंटर बोलते हैं। दैट इज सी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग का। मैचिंग में देखते हैं क्या होता है, कोप्लेनर फोर्सेस। कोप्लेनर फोर्स होता है जब फोर्स जो है एक ही प्लेन में एक्ट करता है तो उसको बोलते हैं कोप्लेनर फोर्सेस। कॉन्करेंट फोर्सेस, कॉन्करेंट फोर्स कौन सा फोर्स होता है, अब किसी जो फोर्स होता है वो किसी एक पॉइंट पे ऐड करता है, उस पॉइंट को कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम को कॉन्करेंट फोर्स कहते हैं। ठीक है। नॉन कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्स, नॉन कॉन्करेंट होता है जो एक फोर्स पे नहीं लगे एक पॉइंट पे बट वो पैरेलल हो, तो उसको बोलते हैं नॉन कॉन्करेंट एंड कोप्लेनर। दोनों पैरेलल है, मतलब एक ही प्लेन में लाइज कर रहा है बट वो एक पॉइंट पे एक्ट नहीं कर रहा, तो नॉन कॉन्करेंट और कोप्लेनर हो गया। और कोलिनियर होता है, मतलब कोलिनियर, जैसे एक दूसरे का लिनियर है, या तो इधर हो गया एक इधर हो गया अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसको लिनियर बोलते हैं। तो चारों फोर्स हम लोग देखें इसमें, तब इसमें मैचिंग करते हैं क्या कर रहा। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑल फोर्सेस इन द सेम प्लेन बट डू नॉट पास, क्या बोल रहा है, लाइन ऑफ एक्शन जो है ऑल फोर्स का सेम प्लेन में, मतलब कोप्लेनर हो गया, बट डू नॉट पास थ्रू कॉमन पॉइंट, बट डू नॉट पास, तो यहाँ से नॉन कॉन्करेंट हो गया, तो यहाँ से कह सकते हैं नॉन कॉन्करेंट और कोप्लेनर। तो एक मेरा हो जाएगा किसमें, नॉन कॉन्करेंट, कोप्लेनर किस में था, दैट इज सी का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट वन, दूसरा लाइन क्या कर रहा है, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्सेज डू नॉट लाइज इन द सेम प्लेन। जो है लाइन ऑफ एक्शन जो है ऑल फोर्स का डू नॉट लाइन इन सेम प्लेन, तो कह सकते हैं ये नॉन कोप्लेनर हो जाएगा, नॉन कोप्लेनर होगा। बट डू पास थ्रू द कॉमन पॉइंट, नॉन कोप्लेनर एंड कॉन्करेंट कह सकते हैं। तो इसमें तो ऑप्शन ऐसा था नहीं कुछ भी, नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट ऐसा, तो इसमें नहीं ऑप्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेज इन लाइन इन सेम प्लेन। तो लाइन ऑफ एक्शन जो है ऑल फोर्स का सेम प्लेन में लाइज कर रहा है, तो इस कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स को क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो कोप्लेनर फोर्स बोलते हैं। अब सेम एक्शन एक ही डायरेक्शन में एक ही प्लेन में है तो कोप्लेनर फोर्स कहते हैं। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेस पासिंग थ्रू द एक कॉमन पॉइंट, जब एक कॉमन पॉइंट से पास करता है तो उसको क्या बोलते हैं, तो कॉन्करेंट फोर्स करते हैं। तो कॉन्करेंट हम देख लेते हैं कहाँ था, तो ए मेरा कोप्लेनर था, तो एक का मेरा देख लिया 3 में था सेम, कॉन्करेंट मेरा 4 में था। ठीक है। नॉन कॉम्प्लेंट कोप्लेनर 1 में था, तो 3 4 1 यहाँ से मैच करा सकते हैं। 3 4 1 एक ही में दिया हुआ, दैट इज डी। सिंपल सा चारों फोर्स का प्रॉपर्टीज हम लोग जानते हैं। 2 पार्टिकल्स ऑफ मास 21 ग्राम and 28 ग्राम are connected by the light in extensible string which passes over a fixed smooth pulley. एक स्मूथ पुल्ली से पास कर रहा, then the tension in the string in the ensure motion will be। कहने का मतलब इस तरह से कॉम्बिनेशन बन रहा है, एक बॉडी ऐसा है
और एक बॉडी इस पे दूसरा बॉडी लग रहा है, एक 21 kg का, एक 28 ग्राम का। ये लाइट पुल लिया मीन्स स्मूथ पुल लिया तो फ्रिक्शन लेस है, तो यहाँ पे टेंशन लगेगा इस डायरेक्शन में, इसमें जो टेंशन लगेगा इसका भी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा टेंशन। इधर की ओर मास लग रहा है स्मॉल m से, नीचे लग रहा है वो कैप्ट m में। मीन्स अगर ये मेरा पुल्ली है, यहाँ से अगर ये बड़ा वाला मास है मीन्स 28 ग्राम का, तो इसमें एक ऊपर की ओर टेंशन लगेगा, नीचे की ओर वेट लगेगा। ठीक है, एक स्मॉल मास एक और है तो उसमें भी टेंशन जो लगेगा ऊपर की ओर ही लगेगा और नीचे की ओर स्मॉल मास g लगेगा। तो अब मूवमेंट करते हैं तो एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, पहला इक्वेशन आ गया। दूसरा इक्वेशन क्या आ जाएगा, इसको मूवमेंट करते हैं तो टी ऊपर की ओर मूव करेगा, मतलब मूवमेंट मेरा इधर की ओर है, तो टी माइनस स्मॉल एम जी इज इक्वल टू स्मॉल एम ए। ये दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे 1 और 2 से, तो यहाँ सोल्व करने के बाद क्या आएगा, टी का वैल्यू निकल जाएगा। टी का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, टी का वैल्यू आ रहा है 24 ग्राम इंटू वेट, 24 ग्राम वेट, 24 ग्राम वेट। सिंपल सा इक्वेशन वही निकालना था, टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, और एक बार में क्या करना है, एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके निकल जाएगा। नेक्स्ट है द एंगुलर एक्सेलरेशन टाइम डायग्राम फॉर ए फ्लाई व्हील इज गिवन इन द फिगर। द पॉजिटिव लोब, पॉजिटिव जो एरिया है दिया हुआ है, इन द सिमेट्रिक अबाउट द ऑर्डिनेट and lobe is the symmetrical about the ordinate इतना। then the flywheel started from rest with initial displacement 0। पूछ क्या रहा है इसमें, तो एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा है कितना होगा इसमें। तो सिंपल से एंगुलर वेलोसिटी की अगर देखा जाए, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी बोल रहा है दैट इज ओमेगा का वैल्यू पूछ रहा है, तो एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगा वो पूछ रहा है। तो अगर ये एक्सेलरेशन का ग्राफ दिया हुआ है तो पूछ रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगा। तो एंगुलर वेलोसिटी का अगर देखा जाए, मैक्सिमम होने के लिए क्या कंडीशन है, डी ओमेगा बाई डी टी जो हैगा वो 0 होना चाहिए। डी ओमेगा बाई डी टी 0 होगा, किस पे होगा, तो उस पर निकाल लेंगे, तो यहाँ से अल्फ़ा, तो अल्फ़ा मेरा 0 होगा यहाँ से। तो जिस पॉइंट पे अल्फ़ा 0 होगा, ग्राफ में अगर देखते हैं जो ग्राफ दिया हुआ है, जो ग्राफ दिया हुआ है इसमें रेडियन पर सेकंड स्क्वायर मीन्स अल्फ़ा का दिया हुआ है, मीन्स एक्सेलरेशन दिया हुआ है, रेडियल एक्सेलरेशन जो है उसका ग्राफ दिया हुआ है। तो बोल रहा है क्वेश्चन को यहाँ पे ये कह रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम, तो एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम कहने का मतलब है कि डी ओमेगा बाई डी टी का वैल्यू 0 हो, और डी ओमेगा बाई डी टी का वैल्यू 0 होगा कब होगा, जब इसका मतलब अल्फ़ा 0 हो। डी ओमेगा बाई डी टी अल्फ़ा होता है, तो अल्फ़ा 0 हो। तो इस ग्राफ में देखते हैं कि अल्फ़ा कहाँ पे 0 हो रहा है, तो अल्फ़ा मेरा 0 जो हो रहा है चेंजिंग हो रहा है 20 पॉइंट पर हो रहा है। जब तो ओमेगा का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, एंगुलर वेलोसिटी का जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, एंगुलर वेलोसिटी का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, एंगुलर वेलोसिटी का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा किस पे होगा, तो 20 पे होगा। यहाँ से कह सकते हैं कि 20 सेकंड पे एंगुलर वेलोसिटी जो होगा वो मैक्सिमम होगा, दैट इज बी। नेक्स्ट है विदाउट द यूनिट 50 इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द करेक्ट इन MKS सिस्टम देन द यूनिट टू बी स्पेसिफाइड बाई फॉर दिस पावर विल बी। MKS यूनिट में है तो इसको पावर यूनिट में कह रहा है, कौन सा सही होगा, तो पावर का जो यूनिट है फॉर दिस पावर के लिए जो यूनिट होता है MKS में कितना होता है, पावर मतलब वाट, दैट इज बी। नेक्स्ट है कोलिजन इज सेड टू बी परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन बोल रहा है कि इन इलास्टिक कोलिजन कब होता है, तो इन इलास्टिक कोलिजन कब होता है, जब ई का वैल्यू है वो 0 हो जाए तो कह सकते हैं कि इन इलास्टिक होता है। जब 1 होता है कब होता है, जब ये इलास्टिक होता है। हाँ से कह सकते हैं कि जब कोफिशिएंट ऑफ वैल्यू रेस्टिट्यूशन का वैल्यू 1 होगा तो जो कोलिजन होगा वो इलास्टिक होगा, ठीक है। और जब 0 होता है तो कह सकते हैं कि कोलिजन जो होगा इन इलास्टिक होगा, तो इस तरह से इसका इन इलास्टिक के लिए पूछ रहा था, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्राफिकल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्स इज। ग्राफिकल कंडीशन पूछ रहा है इक्विलिब्रियम का, किसका, कॉन्करेंट फोर्स का। कॉन्करेंट फोर्स का जो ग्राफिकल कॉम्बिनेशन होगा, बोथ द फोर्स पॉलीगॉन एंड द फोनिकल पॉलीगॉन मस्ट बी क्लोज। तो फोर्स पॉलीगॉन जो है, फोर्स पॉलीगॉन तो होना चाहिए क्लोज, बट फोनिकल पॉलीगॉन कॉन्करेंट के लिए नहीं होना चाहिए। फोनिकल पॉलीगॉन शुड बी क्लोज, फोनिकल पॉलीगॉन इससे रिलेटेड नहीं है, सिर्फ फोर्स पॉलीगॉन। तो फोर्स पॉलीगॉन नीड नॉट बी क्लोज, नहीं ये गलत है, फोर्स पॉलीगॉन शुड बी क्लोज, तो फोर्स पॉलीगॉन शुड बी क्लोज।
तो कॉन्करेंट फोर्स हो जाता है, कॉन्करेंट फोर्स के लिए इक्विलिब्रियम के लिए हम लोग को फोर्स पॉलीगॉन 0 होना चाहिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द शेप ऑफ द केबल ऑफ यूनिट वेट क्यू विथ स्मॉल स्लोप शो इन फिगर। बोल रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो शेप दिया हुआ है उसका कौन सा सही है। तो अगर देखा जाए इस तरह से केबल बनता है तो हम लोग जानते हैं कि जो हॉरिजेंटल लगता है, हॉरिजेंटल फोर्स होता है वो जो टोटल मिनिमम होता है, टोटल फोर्स इन द केबल इन मिनिमम फोर्स अगर पूछा जाए केबल में तो हॉरिजेंटल होता है। इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता था, W² डिवाइड बाई 8H। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो इसका होता है Q² एक्स T² बाई डिवाइड बाई X²। क्यू क्या था, यूनिट वेट दिया हुआ, वेट पर यूनिट लेंथ दिया हुआ। तो इस तरह से इसका आंसर ये हो जाएगा। किसके लिए ये, एक और यहाँ पर दिया हुआ था स्मॉल स्लोप, ये स्मॉल स्लोप के लिए दिया हुआ। तो स्मॉल स्लोप के लिए मेरा ये होता है, और अगर यही स्लोप लार्ज हो जाए तो लार्ज स्लोप तो ये इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि मेरा जो दिया हुआ वैल्यू वो लार्ज स्लोप के लिए दिया हुआ है। और ये जो दिया हुआ QH D² बाई डिवाइड बाई DX² ये दिया हुआ स्मॉल स्लोप के लिए। तो इस स्मॉल स्लोप के लिए मेरा बी हो जाएगा। नेक्स्ट है द एफर्ट P टू बी अप्लाइड, एफर्ट लग रहा है P टू बी अप्लाइड हॉरिजेंटली टू ए पुल वेट W ऑन द प्लेन इंक्लाइन एट एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजेंटल इज गिवन बाय। तो एफर्ट P लग रहा है, एक एफर्ट P लग रहा है किसके लिए, अप्लाइड हॉरिजेंटल पुल W को पुल करने के लिए उन्हें इंक्लाइन प्लेन, कोई इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, पुल एट द एंगल अल्फा विद द हॉरिजेंटल इन गिवन बाय tan फाई। तो tan फाई का वैल्यू कितना होगा वो पूछ रहा है। तो tan फाई बराबर कितना होता है, P इज इक्वल टू, अगर पावर टोटल फोर्स जो लगेगा वो कितना हो जाएगा, tan के फॉर्म में होगा tan अल्फा प्लस फाई, tan अल्फा प्लस फाई, दैट इज ए। नेक्स्ट है ए पार्टिकल इज मूविंग ऑन द प्लेन कर्व विथ वेलोसिटी, प्लेन कर्व में मूव करा, वेलोसिटी इसका दिया हुआ है b, s इज द आर्क लेंथ of the particle from the fixed point on the curve and r theta is the position of coordinate at the time t। the transverse component इसमें कितना होगा वो पूछ रहा था। ट्रांसवर्स कंपोनेंट जो होता है एक्सीलरेशन का, द ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल, ट्रांसवर्स कॉम्बिनेशन पूछ रहा है। तो ट्रांसवर्स जो कंपोनेंट होगा मीन्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन का जो एक्सीलरेशन कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, तो V² d थीटा बाई dt, V² d थीटा बाई dt, दैट इज d थीटा बाई ds एक्सीलरेशन हो गया, और V² का कंपोनेंट में डायरेक्शन इसका ट्रांसफर डायरेक्शन में ये हो जाएगा। नेक्स्ट है ए कार ऑफ मास 1200 kg इज मूविंग विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 60 kmph व्हेन द ब्रेक कॉजिंग 4.5 kN फोर्स आर अप्लाइड, द डिस्टेंस ट्रेवल बिफोर द कार कम्स टू रेस्ट। तो कह सकते हैं, बोल रहा है इसमें कि डिक्सेलरेशन इसमें कितना होगा वो पहले निकालना पड़ेगा इसका। तो सिंपल सा इसमें क्या करना पड़ेगा, एक इक्वेशन होता है V² इज इक्वल टू U² प्लस 2as। कह रहा है कार मास 1200 kg इज मूविंग विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी 60 kmph से, व्हेन द ब्रेक इज अप्लाइड, फोर्स लग गया मेरा 4.5 kN का फोर्स और अप्लाइड, द डिस्टेंस ट्रेवल बिफोर द कार कम टू रेस्ट। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा जब वो कार रेस्ट में चल जाएगा, मीन्स फाइनल वेलोसिटी अगर 0 हो जाए, सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इनिशियल वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। यहाँ से अगर देखा जाए तो इनिशियल वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। तो इनिशियल वेलोसिटी निकाल, इसमें इक्वेशन है तो सबसे पहले ए पता नहीं, एस निकालना है, भी 0 है, फाइनल वेलोसिटी मेरा 0 कर रहा है, फाइनल वेलोसिटी 0 कर रहा है, कॉन्स्टेंट यू का वैल्यू मेरा 60 दिया हुआ, बट ए नहीं, ए के लिए क्या करना पड़ेगा, फोर्स लग रहा है मेरा 4.5 न्यूटन का। तो यहाँ से एक्सीलरेशन निकाल लेंगे, एक्सीलरेशन बराबर कितना होता है, फोर्स डिवाइड बाई मास, फोर्स दिया हुआ है मेरा कितना 4.5 kN का, और मास दिया हुआ है मेरा 1200 का। यहाँ से निकाल लेंगे, अगर हम देखा जाए एक्सीलरेशन, तो सबसे पहले एक्सीलरेशन निकालेंगे, कितना हो जाएगा 4.5 इंटू 1000 डिवाइड बाई 1200। ये मेरा एक्सीलरेशन डिक्सेलरेशन होगा, डिक्सेलेट कर रहा है ना, तो डिक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस में। इसके बाद क्या करेंगे, V² इज इक्वल टू U² माइनस 2as, V को हम लोग 0 करना है, U मेरा दिया हुआ 20, A पता हो जाएगा, यहाँ से S निकाल लेंगे, यहाँ से S निकालेंगे तो S बराबर कितना आ रहा है मेरा 37 आ रहा है, S कितना आ रहा था 37 आ रहा है। सिंपल सा फॉर्मूला लगाना था, V² इज इक्वल टू U² प्लस 2as, इसी पे निकाल देना, दैट इज A।
नेक्स्ट है टू स्पेयर ऑफ मास 50 kg, टू स्पेयर है मास 50 kg एंड 20 kg मूव्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन इन द सेम डायरेक्शन, दोनों है जो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, straight line in the same direction with velocity 20 meter per second and 5 meter per second. If the coefficient of restitution 0.7, then the velocity of the 15 kg mass after collision. तो सिंपल से हम लोग जानते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बराबर क्या होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u1 माइनस u2, v2 माइनस v1 डिवाइड बाई u1 माइनस u2। तो u1 पता है, u2 पता है, ठीक है, e पता है। यहाँ से v2 माइनस v1 का वैल्यू निकाल लेंगे। तो पहला केस में क्या करते हैं m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू सॉरी u अगर मानते u मानते इनिशियल वेलोसिटी तो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। एक इक्वेशन यहाँ से निकल जाएगा और दूसरा इक्वेशन हम लोग कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से निकालेंगे v2 माइनस v1 डिवाइड बाई v1 u1 माइनस u2। तो यहाँ से निकालेंगे तो v1 प्लस v2 बराबर आ जाएगा फर्स्ट इक्वेशन से, और सेकंड इक्वेशन से क्या आ रहा है v2 माइनस v1 आ रहा है। दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, दोनों को सोल्व करने के बाद v1 का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो v का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है मेरा 5.43, v का जो वैल्यू आएगा 5.43 दैट इज ए। A particle moving with simple harmonic motion, if the acceleration simple harmonic motion में move कर रहा है, acceleration of the distance d from the equilibrium position is a, then the period of the motion is given by। बोला if the acceleration of the distance d from the equilibrium, मतलब acceleration का जो वैल्यू है वो a हो रहा है। तो लोग जानते हैं कि जब एसएच में मूव करता है तो जो वेलोसिटी होता है उसका वैल्यू कितना होता है ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्सेलरेशन जो होता है वो कितना होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो क्या दे रहा है कि ए का जो वैल्यू है एक्सेलरेशन बराबर ए हो गया और डिस्टेंस मेरा कितना दिया हुआ है डी पे। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं ओमेगा का वैल्यू कितना हो जाएगा ए बाई डी का अंडर रूट, जब मेरा एक्सेलरेशन दिया हुआ है एक्सेलरेशन बराबर होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओमेगा ए का वैल्यू दिया हुआ है मेरा ए, ओमेगा नहीं पता है, एक्स दिया हुआ है डिस्टेंस डी पे। तो यहाँ से ओमेगा निकाल सकते हैं ना अंडर स्क्वायर रूट ए बाई डी। तो निकालने क्या बोल रहा था इसमें, तो टाइम पीरियड पूछ रहा है, तो पीरियड पूछ रहा है तो ओमेगा का वैल्यू मेरा कितना आ गया अंडर स्क्वायर रूट ए बाई डी, और टाइम पीरियड बराबर जानते हैं कितना होता है 2 पाई डिवाइड बाई ओमेगा। ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा 2 पाई ए बाई डी, नीचे करेंगे तो ऊपर में कितना आ जाएगा रूट डी डिवाइड बाई रूट ए, ऊपर में आ जाएगा रूट डी, नीचे में आ जाएगा ए। तो इस तरह से मेरा टाइम पीरियड आ जाएगा, टाइम पीरियड बराबर 2 पाई बाई ओमेगा, इसको ओमेगा बराबर में ए बाई डी लिखेंगे तो 2 पाई ऊपर में डी नीचे में रूट ए, ऑप्शन आ जाएगा मेरा डी। नेक्स्ट है द built-up of mass 0.1 kg moving with a velocity, a bullet mass 1 kg 0.01 kg moving with a velocity दिया हुआ block of the mass 4 kg which is free to move the direction of the bullet and gets embedded। अब कह रहा कि एक गोली गया यहाँ से एक मास में, इसमें इंटरसेक्ट कर गया तो इसका वेलोसिटी निकाल लेंगे m1 v1 से, इसका वेलोसिटी निकाल लेंगे, अगर m हो गया इसमें इंटरसेक्ट कर गया तो डबल m मास हो जाएगा और इसका वेलोसिटी v हो गया, तो इससे हम लोग v निकाल लेंगे यहाँ से। अब पूछ रहा है देन द ओवरऑल लॉस कितना वो पूछ रहा। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी से निकालते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो पहले कितना हुआ उससे निकाल लेंगे फर्स्ट केस में, और दूसरे केस में जो निकालें वी उससे निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा सेकंड केस में। तो दोनों का अगर निकाला जाए तो निकालने के बाद इसका वैल्यू आ जाएगा, तो v1 मेरा 1 है तो लॉस जो आ जाएगा टोटल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी वो कितना आ रहा है मेरा 802 के आसपास आ रहा, दैट इज टोटल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी 802। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ मास 5 kg एंड रेडियस 3 cm रिवॉल्विंग यूनिफॉर्मली एट 60 rpm अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ द रिम परपेंडिकुलर टू द प्लेन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डिस्क। कहने का मतलब ये है कि एक डिस्क है, एक डिस्क दिया हुआ है और क्या हो रहा है कहाँ से मूव कर रहा है पासिंग थ्रू द पॉइंट, कहाँ से मूव कर रहा है ये
पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ रीम परपेंडिकुलर टू द प्लेन, पासिंग थ्रू रीम, रीम से पास करा परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब एक डिस्क है, इस पॉइंट से ये रोटेट कर रहा है, ठीक है, मान लीजिए ओमेगा से ये रोटेट कर रहा है। तो पूछ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। तो सबसे पहले कि सर्कुलर डिस्क है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है इसका, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है आई सी जी के अबाउट, तो होता है एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2, बट हमको निकालना परपेंडिकुलर है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से निकालेंगे। तो आई अगर इसको पॉइंट ए मानते हैं तो ए के अबाउट कितना हो जाएगा, आई जी प्लस एम आर स्क्वायर, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर, तो हो जाएगा 3/2 एम आर स्क्वायर। तो ओवरऑल आई जो हो गया ए के अबाउट कितना हो जाएगा 3/2 एम आर स्क्वायर। ये था, ये पॉइंट मेरा ये था, इस पॉइंट के अबाउट हम लोग रोटेट कर रहे हैं। तो बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए कितना हो जाएगा हाफ, काइनेटिक एनर्जी अगर देखा जाए तो कितना होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा का वैल्यू कितना होता है, आई तो निकल गया बच्चा ओमेगा, ओमेगा कितना होता है 2πn/60, 2πn/60, तो यहाँ से निकल जाएगा काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो आई पता है, ओमेगा पता है, आई पता है, ओमेगा पता है, आई का वैल्यू कितना आ गया मेरा 3/2 एम आर स्क्वायर, ओमेगा पता है, ओमेगा का वैल्यू कितना आ गया 2πn/60। दोनों को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है मेरा 27 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2000, दैट इज बी। नेक्स्ट सिंपल इसमें यही था, डायग्राम से देख लेना पहले कि पास कहाँ से करा था, पास करा था रिम से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले निकालनी है हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से। यहाँ पर से पता होता आई सी जी होता है रिच का एम आर स्क्वायर बाई 2। नेक्स्ट पॉइंट है, देखते हैं अमॉन्ग द गिवन फिगर ऑन सो इन फिगर रिप्रेजेंट, जो फिगर दिया हुआ इसमें जो फिगर दिया वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक फिगर डायग्राम दिया हुआ है, तो इसमें जो डायग्राम है नीचे वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो फोर्स डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज ए। नेक्स्ट है ए बीम ए बी हिंज एट ए एंड इज सपोर्टेड ऑन द रोल बी कैरीज लोड P1 and P2 सो इन फिगर P1 and P2। तो पूछ कर द रिलेशन एट ए एंड बी विल बी, रिएक्शन एट ए एंड बी, अच्छा ए और बी पे रिएक्शन पूछ रहा है कितना होगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला इसमें भी वही लगाना, समेशन ऑफ मोमेंट कर देना ए इज इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ मोमेंट एट बी इज इक्वल टू 0। टोटल मोमेंट अगर 0 कर देता है ए और बी के पर तो निकल जाएगा रिएक्शन, तो रिएक्शन निकल जाएगा इससे। लेकिन यहाँ पर ये करना है इनक्लाइन है, टोटल अगर रिएक्शन जो बी पे होगा तो बी पे सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, लेकिन ए पर जो रिएक्शन होगा और ए पे जो रिएक्शन होगा वर्टिकल इनक्लाइन का जो रिजल्टेंट होगा इसको रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा इनक्लाइन है। तो इस तरह से दोनों का निकालेंगे। सॉल्व करने के बाद जो आर ए का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है 1414 आ रहा है, और आर बी का जो वैल्यू आ रहा है और 666 के आसपास आ रहा है, दैट इज सी। नेक्स्ट है द सेक्शन मॉडुलस ऑफ द स्ट्रक्चर, सेक्शन मॉडुलस पूछ रहा है कि स्ट्रक्चर का कितना होगा। सेक्शन मॉडुलस अगर पूछा जाए तो सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, सेक्शन मॉडुलस जेड से इंडिकेट करता है, जेड बराबर कितना होता है आई डिवाइड बाई मैक्स, आई डिवाइड बाई मैक्स। तो सेक्शन मॉडुलस इसका निकल जाएगा, सेक्शन मॉडुलस कितना होता है आई डिवाइड बाई मैक्स। तो पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल देंगे और बाई से डिवाइड कर देंगे, तो सेक्शन मॉडुलस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड बाई मैक्स। तो ओवरऑल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे पहले, और उसका जो मैक्सिमम डेप्थ है मतलब h/2 है उससे डिवाइड कर देंगे। तो h/2 से डिवाइड करेंगे तो h/2 से डिवाइड करेंगे तो ओवरऑल मेरा d इसका सेक्शन मॉडुलस आ रहा है। नेक्स्ट है मैचिंग का, मैचिंग में क्या करा तो मैक्सिमम हाइट टाइम ऑफ फ्लाइट रेंज, सिंपल सा रेंज कितना होता है u² sin 2θ/g। तो रेंज देख लेते हैं u² sin² θ/2g, ये तो हो गया मेरा हाइट का। तो ये हाइट का हो गया, एक का हो गया मेरा 4। रेंज कितना होता है u² sin θ/g मतलब 2, और टाइम ऑफ फ्लाइट टाइम से 2 ये हो जाएगा। तो मेरा एक का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 1 और सी का हो जाएगा 2। 412 ऑप्शन देख लेते हैं, 412 एक में दिया हुआ है, दैट इज 412 सी। नेक्स्ट है पार्टिकल ऑफ मास 5 ग्राम एक्सिक्यूट ए सिंपल हार्मोनिक मोशन मेकिंग 35 ऑसिलेशन इन 11 सेकंड।
35 oscillation in 11 seconds. If the maximum velocity is 60 centimeter per second, then the amplitude of the maximum velocity दिया हुआ है, तो maximum velocity जानते हैं कितना होता है, a इंटू ओमेगा. मैक्सिमम वेलोसिटी जो होता है इसका वैल्यू दिया हुआ है 60 सेकंड. पहला इक्वेशन मान लेते हैं. और दूसरा क्या इसमें दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है क्या कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है मेकिंग 35 ऑसिलेशन इन 11 सेकंड. तो अगर फ्रिक्वेंसी देखा जाए इसका तो 35 डिवाइड बाई 11, 35 डिवाइड बाई 11 ये फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है. 35 ऑसिलेशन इन 11 सेकंड, तो पहले 1 सेकंड में निकालेंगे तो वही तो होता है ना फ्रिक्वेंसी. तो फ्रिक्वेंसी बराबर कितना हो जाएगा 35 डिवाइड बाई 11. इसको अगर हम निकाल देंगे फ्रिक्वेंसी आ जाएगा. और क्या होता है एम्पलीट्यूड, दूसरा पहला इक्वेशन इसको मानते हैं, दूसरा क्या दिया हुआ था ए इंटू ओमेगा मैक्सिमम वेलोसिटी. तो पहला फ्रिक्वेंसी निकल गया एफ बराबर 35 डिवाइड बाई 11. सेकंड में क्या मैक्सिमम वेलोसिटी दिया हुआ था 60, और 60 बराबर क्या होता है ए इंटू ओमेगा. ए का वैल्यू निकालना है, 60 दिया हुआ है, ओमेगा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 60 इज इक्वल टू ए ओमेगा का 2 पाई एफ. एफ का वैल्यू पता है, ए का वैल्यू निकालना है, 2 पाई का वैल्यू कांस्टेंट है, यहाँ से ए का वैल्यू निकाल लेंगे. तो ए का वैल्यू जो निकाल रहे हैं, ए का वैल्यू कितना आ रहा है मेरा, तो 3 सेंटीमीटर आ रहा है, दैट इज डी. नेक्स्ट है टू परफेक्टली इलास्टिक स्फीयर इक्वल मास मूविंग इन द सेम डायरेक्शन with velocity in the ratio 2:1 have the impact. After the impact the velocity, after impact velocity क्या बोल रहा है, इलास्टिक है. टू परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक कहने का मतलब होता है कि ई का जो वैल्यू है 1 है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो होता है 1 होता है. तो इसको कह सकते हैं कि जो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी रेस्टिट्यूशन 1 है, तो यहाँ से जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v2 माइनस v1 डिवाइड बाई u1 माइनस u2. इसका वैल्यू अगर हम 1 मान लेते हैं परफेक्टली इलास्टिक बॉडी के लिए, और दोनों का रेशियो v1 और u1 और u2 का रेशियो दिया हुआ है, u1 बाई u2 का रेशियो दिया हुआ है 1. तो पूछ रहा है कि आफ्टर इम्पैक्ट, तो v1 और v2 का रेशियो पूछ रहा है, तो इसका उल्टा हो जाएगा सिर्फ, तो सिर्फ उल्टा हो जाएगा इसका, दैट इज सेम. इसका 1:2:1 है ना, 2:1 है, मीन्स u1 बाई u2 का वैल्यू 2:1 है, तो v1 बाई v2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, इसका उल्टा. मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विथ 1/2, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक था. नेक्स्ट है मैचिंग का है रोटेशनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क डन. तो अगर मोमेंट काइनेटिक एनर्जी देखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी का अगर देखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी अगर देखा जाए तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, दैट इज 4. रोटेशनल मोमेंट, रोटेशनल मोमेंट कितना होता है, रोटेशनल मोमेंट तो आई इंटू अल्फा. मोमेंट कितना होता है, तो आई ओमेगा. मोमेंट कितना होता है, तो आई ओमेगा. अब बच्चा क्या वर्क डन, तो वर्क डन क्या होता है एम डॉट थीटा, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ. तो कह सकते हैं 1 का 4, बी का मोमेंट का 1, काइनेटिक एनर्जी 4, सॉरी 1 का 4 1 का 3. रोटेशनल मोमेंट तो आई इंटू अल्फा, तो 4. काइनेटिक एनर्जी सी का 4 था, बी का 1 था, फिर गलत कर दिया यार. रोटेशनल मोमेंट 1 का 3 है, तो रोटेशनल 3 में है. काइनेटिक एनर्जी 4 में है, तो यहाँ 4 हो जाएगा, बी 1 है, 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2 यहाँ हो जाएगा इसका. नेक्स्ट है टू फोर्सेस ईच इक्वल टू पी act on the body on force act in the northeast direction and the other is northwest direction. Their effect may be neutralized by the third force acting in the south direction with its magnitude equal to. क्या हो रहा है, 2 फोर्स दिया हुआ है, दोनों का फोर्स P है, बॉडी 1 फोर्स एक्ट इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. और मान लीजिए नॉर्थ हो गया, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ इधर हो गया और ईस्ट इधर हो गया, तो एक नॉर्थ ईस्ट में एक्ट कर रहा है, ठीक है P. दूसरा कहाँ डायरेक्शन, एंड द अदर इज नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन. ये वेस्ट हो गया तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, एक नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में P लग रहा है, एक नॉर्थ ईस्ट में लग रहा है. तो पूछ रहा है देन इफेक्ट ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन बाय थर्ड फोर्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए इसका जो रिजल्टेंट होगा, तो रिजल्टेंट मेरा इस डायरेक्शन में होगा. न्यूट्रलाइज करने के लिए किधर न्यूट्रलाइज, इफेक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बाय द थर्ड फोर्स एक्टिंग इन द साउथ डायरेक्शन.
साउथ डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि रिजल्टेंट इसका नॉर्थ डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए सेम फोर्स लगेगा मेरा साउथ डायरेक्शन में फॉर इक्विलिब्रियम। तो कितना लगेगा, इसका रिजल्टेंट के बराबर होगा। तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। जो अगर रिजल्टेंट अगर देखा जाए तो रिजल्टेंट बराबर कितना होता है, पी वन स्क्वायर प्लस पी टू स्क्वायर प्लस 2p1 p2 कोस थीटा। कोस थीटा मेरा 90 डिग्री पे है, तो कोस थीटा मेरा 0 हो जाएगा, तो ओवरऑल 0 हो जाएगा यहाँ से। तो जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा मेरा, पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, या फिर कह सकते हैं √2p, दैट इज ए। नेक्स्ट है द सेंट्रॉइड ऑफ द हैच पोर्शन फ्रॉम द बेस सो इन फिगर। हैच पोर्शन का जो सेंट्रॉइड होगा वो कितना होगा, वो पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर हेमीस्फीयर है, सेमी सर्किल है, तो इसका जो न्यूट्रल एक्सिस होता है कितना होता है, 4 ये जो डिस्टेंस हो गया 4r/3π होता है, 4r/3π होता है। ठीक है, आप पूछ रहा है सेंट्रॉइड पूछ रहा है इसका कितना होगा। तो सिंपल सेंट्रॉइड का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, a इंटू एक्स बार इज इक्वल टू a1 x1 बार प्लस a2 x2 बार प्लस सो ऑन। ये इसका एरिया पता है, हाफ सर्किल का, तो 1 मतलब हाफ हो जाएगा सर्किल का, तो πr²/2 कह सकते हैं। ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया माइनस कर देंगे सर्किल का एरिया, तो इससे निकल जाएगा। तो यहाँ से निकल जाएगा मेरा एक्स बार का वैल्यू। तो एक्स बार का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ से, तो एक्स बार का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है मेरा, 20d/6 8 - पाई। सिंपल सा, इसको सिर्फ याद रखना, ये तो मेरा स्क्वायर है तो इसका d/2 पे ही आएगा। तो इसका यहाँ से अगर देखा जाए तो कितना था, 4r/3π। तो ओवरऑल जो इसका आएगा 20/20d कितना था, 20d/6 8 - पाई आ रहा था, तो इसको 10d/3 कह सकते हैं, दैट इज सी। One ship A sail east with speed. One ship A sailing east direction में speed 20 km passes a certain point at noon. A second ship B sailing north at the same speed 20 kmph pass the same point over 2 pm. Then the shortest distance in the between them. कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, एक शिप A sailing ईस्ट के डायरेक्शन में जाता है 20 kmph से, पास द सर्टेन पॉइंट एट नून। द सेकंड शिप बी सेलिंग द नॉर्थ, सेकंड जाता है बी, ये मान लिया बी का डायरेक्शन है, ये ए का डायरेक्शन है, लेकिन कब जाता है, एट द नून इन द सेकंड, ये 12 बजे जाता है, ये 12 o'clock में जाता है, ये 2 बजे, मीन्स 2 घंटा का गैपिंग है। 2 घंटा में ये डिस्टेंस कितना कवर करेगा, 20 किलोमीटर पर आवर का 2 घंटा में 40 किलोमीटर ये सफ़र कर लेगा। तो बोल रहा है कि 2 घंटा के बाद वो कितना होगा। तो सिंपल सा है कि 2 घंटा में अगर 40 करेगा, मान लीजिए टी टाइम पे पूछ रहा है कितना होगा, पूछ रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस करने के लिए अगर मान लिया जाए डायरेक्शन ये मान लीजिए ए है, ये मान इसका डायरेक्शन बी है, इसका ए है, तो अगर टी टाइम ले लेते हैं किसी टाइम टी पे, तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा 20t, और इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 2 घंटा बाद आया ना, ये 12 बजे था, ये 2 बजे था, तो इसका जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा 20। तो ओवर टाइम इसका कितना हो जाएगा, t - 2 हो जाएगा, t - 2 कह सकते हैं। ये डिस्टेंस, अब इसका डिस्टेंस निकालना, ये डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, दोनों का स्क्वायर कर देना है, उसके बाद शॉर्टेस्ट करना है तो d इसका 0 कर देना। तो इसको लोग रिजल्टेंट निकालते हैं, तो रिजल्टेंट करेंगे तो निकलेगा कितना, 20t का स्क्वायर प्लस 20t का स्क्वायर प्लस 20 × 2 - t का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद t का वैल्यू निकालेंगे, तो t का वैल्यू मेरा 1 आएगा। 1 पे मेरा डिस्टेंस पूछ रहा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, तो 1 पे मेरा आ जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और मेरा आ रहा है कितना 220√2। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। 2 points A and B are 50 meter apart on the inclined hill
Having the slope 1 in 5, a car mass 1000 kg descend from A to B. The car will velocity of 20 meter per second at A is brought to rest at B by force. If the acceleration due to gravity is 10 meter per second square, then the total energy कितना होता है? टोटल एनर्जी अगर देखा जाए इसमें तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा प्लस पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, ठीक है। टोटल एनर्जी हो जाएगा प्लस पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी देखा जाए तो हाफ mv² मास दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, ठीक है। मास दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, टोटल हाइट स्लोप 1 in 5 दिया हुआ है, स्लोप 1 in 5 दिया हुआ है, 1 in 5 थे, ये हाइट निकल जाएगा, स्लोप से हाइट निकल जाएगा, तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी कितना आ रहा है मेरा? 10⁵ आ रहा है, 10⁵ आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी कितना आ रहा था? काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², इसको सोल्व करेंगे कितना आ रहा है? 2 × 10⁵ आ रहा है। तो ओवरऑल अगर टोटल एनर्जी देखा जाए तो 2 × 10⁵ प्लस 10⁵ है, कितना आ जाएगा? 2 + 1 3, 3 × 10⁵, दैट इज बी। कुछ नहीं करना था, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ओवरऑल दोनों को जोड़ देना, दैट इज बी। ए स्फीयर impinging directly in another sphere of the same mass at rest, if the coefficient of restitution is half, then their velocity after impact will be। फिर से coefficient of restitution का है तो क्या होता है? velocity of separation मतलब v2 - v1 डिवाइड बाई u1 - u2। ये क्या दिया, कितना दिया हुआ? हाफ दिया हुआ, मीन्स 1/2 दिया हुआ। तो यहाँ से एक इक्वेशन निकल जाएगा। और दूसरा क्या निकालना है कि एक स्फीयर है इन पर डायरेक्टली अनदर, एक स्फीयर है, एक मूव कर रहा है दूसरा में जाकर अटैच कर रहा है, तो यहाँ से निकल जाएगा लीनियर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू, यहाँ से कर देंगे m1 प्लस m2 × v। यहाँ से निकल जाएगा दो इक्वेशन आ जाएगा, फर्स्ट बाय लीनियर मोमेंटम और सेकंड बाय कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, दोनों से निकल जाएगा। तो यहाँ से निकल जाएगा, इससे निकलेगा और इससे निकलेगा। यहाँ से v1 और v2 का वैल्यू निकल जा रहा है, तो v1 का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है? u/4 आ रहा है, और v2 का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है? 3/4 आ रहा है। दोनों का रेशियो निकालेंगे, रेशियो निकालने के बाद कितना आ रहा है मेरा? तो 1/, ये दोनों का रेशियो निकालेंगे तो u से u कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, दैट इज 1/3, दैट इज 1/3। नेक्स्ट है ए सर्कुलर डिस्क एंड ए सर्कुलर डिस्क है एंड ए सर्कुलर रिंग, एक रिंग है और एक डिस्क है। सेम रेडियस एंड मास इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क एंड रिंग अबाउट इट्स डायमीटर आर रिस्पेक्टिवली I1 एंड I2। तो हम लोग जानते हैं कि अगर डिस्क देखा जाए तो डिस्क का जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 दिया हुआ है तो I1 बराबर कितना हो जाएगा? mr²/2। और अगर रिंग होता है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 दिया हुआ है तो I2 होता है कितना होता है? mr²। तो अगर इसमें देखा जाए तो मेरा I2 जो है वो बड़ा है, I2 mr² है और I1 mr²/2 है, तो मेरा I2 बड़ा है। तो इसमें पूछ रहा है कि इसमें रिलेशन क्या होगा, तो I2 मेरा यहाँ से साफा दिख रहा है कि मेरा I2 जो है ग्रेटर है I1 से, तो I2 ग्रेटर है I1 से, दैट इज सी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सेलरेशन रीजन आ गया। इफ ए रिजिड बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, एक रिजिड बॉडी है जो इक्विलिब्रियम में है, देन द वेक्टर सम ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0। जो वेक्टर सम होगा वो 0 होगा, सही है, वेक्टर सम 0 होगा। क्यों होगा? वनेसिंग ऑफ रिजल्टिंग ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द रिजिड बॉडी इज सफिशिएंट कंडीशन फॉर बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम। इसको जो वेक्टर या कंपोनेंट तोड़ेंगे वो सफिशिएंट होता है किसी बॉडी को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए। ये सही है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट है assertion in a graphical solution ordinate of bending moment diagram are not changed in linear scale is double and the load scale in half। अभी हम लोग देखे थे ऐसा क्वेश्चन कि अगर बेंडिंग स्केल को डबल करते हैं तो लीनियर स्केल पे इसका हाफ हो जाता है, तो ये मेरा सही है। क्यों होता है? क्यों? द बेंडिंग मोमेंट एट द सेक्शन इन ए बीम इज ग्राफिकल सोल्यूशन इज गिवन बाय m ordinate of conical diagram x linear scale in x। The bending moment at the section in the graphical solution m बराबर ordinate of conical diagram in x into linear scale into load scale, तीनों इसीलिए linear है, इसका हाफ हो जाता है, तो ये मेरा इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है ए बॉडी इज रेस्टिंग ऑन द सरफेस b, कोई बॉडी है जो सरफेस b पे रेस्ट कर रहा है, बॉडी resting on the surface B, maximum force of the friction available by the contact P. If the weight of the body is double, then the maximum available force in the friction will be 2P।
तो मैक्सिमम फोर्स जो हो जाएगा इसका कितना हो जाएगा 2p। मैक्सिमम फोर्स इसका 2p। ए बॉडी ए इज रेस्टिंग ऑन द सरफेस बी, द मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अवेलेबल बाय द कॉन्टैक्ट इज p। इफ द वेट ऑफ द बॉडी इज डबल देन द मैक्सिमम फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन इज म्यू। लोग जानते हैं जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर देखा जाए तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू इंटू एन होता है। ठीक है, एन जो होता है अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कोई बॉडी लगा हुआ है तो इसका जो एन जो है वेट के बराबर होता है, तो इसको कह सकते हैं म्यू इंटू एम जी। अगर हम मास को डबल करते हैं, जो वेट है इसका वो अगर डबल करते हैं तो एफ भी मेरा डबल हो जाएगा। यही कह रहा है यहाँ पे कि अगर वेट ऑफ द बॉडी इज डबल देन द फ्रिक्शन जो फोर्स है वो भी डबल हो जाएगा। तो सही है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट। नेक्स्ट है द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द वेट। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है डिपेंड करता है वेट ऑफ बॉडी पे, तो गलत हो गया। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करता है ओनली फॉर कॉन्टैक्ट सरफेस, जहाँ पे जो कॉन्टैक्ट कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। कॉन्टैक्ट सरफेस पे जो बॉडी है और जो पॉइंट कॉन्टैक्ट पॉइंट है उस पॉइंट पे डिपेंड करता है, ना कि उसका मास या वेट पे डिपेंड करता है। तो ये गलत हो गया, इस तरह से इसका आंसर सी हो गया। नेक्स्ट है इट इज़ बेटर टू पुल द ड्रम ओवर द कर्व बाय अप्लाइंग फोर्स पी एस इन फिगर ए इंस्टेंट ऑफ द इन फिगर बी। इसमें से बोल रहा है कि जो ए है उसका खींचने से जो पुल कर रहा है ए वो बेस्ट है और बी से क्यों पहला है। तो ये तो मेरा सही है, क्योंकि ए और बी अगर देखा जाए, ए से अगर खींच रहे हैं जो पुल कर रहे हैं तो टेंजेंशियली खींच रहे हैं, तो इसमें कम लोड अप्लाई करना पड़ेगा, कम इफर्ट अप्लाई करना पड़ेगा और ये पुल कर जाएगा। तो ये मेरा सही है, ये इसका सही हो गया। नेक्स्ट रीजन क्या दिया हुआ है, एंगल थीटा 1 इज स्मॉलर देन थीटा 2। थीटा 1 का जो एंगल है वो कम है किससे, थीटा 1 जो है वो कम है थीटा 2 से, इसीलिए ये इजी है। तो रीजन भी मेरा सही है, ये भी सही रीजन दिया हुआ है। और असर्शन भी मेरा सही था, क्योंकि पी जो है इसमें कम अप्लाई करना पड़ेगा, तो कह सकते हैं मेरा सही है। और ये भी सही था, रीजन भी सही है। इसका ओवरऑल एक्सप्रेशन मेरा आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है। इस तरह से हम लोग देखें, इसमें 200 से आगे का जो क्वेश्चन था हम लोग एंड कर दिए, यहाँ पर 231 तक के हम लोग पूरा सॉल्व कर दिए। तो इस पार्ट को हम लोग ख़त्म कर रहे हैं। तो हम लोग टोटल यहाँ पे जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो चैप्टर था गुप्ता का, हम लोग ख़त्म कर दें। इसको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बोले या अप्लाइड मैकेनिक्स बोले, इसको अप्लाइड मैकेनिक्स बोले या फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बोले, जो गुप्ता का जो चैप्टर है ये ख़त्म हो गया। नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर से शुरुआत करें।